नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। यहां पर 4 राज्य दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र में किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। प्रश्न में हमसे कौन कौन से विकल्प दिए गए थे, देखिए पहला दिया गया था हमें राजस्थान, दूसरा दिया गया था गुजरात, तीसरा दिया गया था महाराष्ट्र और चौथा दिया गया था गोवा। यहाँ पर देखिए ये समुद्र है, ये समुद्र की सीमा है, तो ये किन राज्यों को टच कर रही है, देखिए एक तो महाराष्ट्र की सीमा को टच कर रही है, गोवा की सीमा को टच कर रही है और गुजरात की सीमा को टच कर रही है। लेकिन राजस्थान की सीमा देखिए, यहाँ से जब राजस्थान शुरू हो रहा है तो यहाँ पर समुद्र की सीमा टच नहीं कर रही है और यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इन 3 राज्यों को तो समुद्र की सीमा टच कर रही है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि किसकी टच नहीं करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। विकल्प को एक बार देख लीजिए, पहला दिया गया एटीपी, दूसरा दिया गया एसटीपी, तीसरा दिया गया बीओडी और चौथा दिया गया है डब्ल्यूपीएल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीओडी, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। अब एक बार थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये होता क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए किसी भी नदी के जल में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ की जो अशुद्धियां होती हैं वो मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जब कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो मान लीजिए ये पानी है, नदी का दूषित पानी है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एक तरीके से अशुद्धियां होंगी और इनको खाने के लिए छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया, जो कि इस कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, आप भोजन खाते हैं, आलू हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, तो इन सबसे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सभी चीजें मिलती हैं। और पाचन के अंतर्गत आपका शरीर क्या करता है कि इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन को क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, उसे ही तो पाचन बोलते हैं। और ये पाचन कैसे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वही काम बैक्टीरिया भी करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ है, जो अशुद्धियां हैं इसमें, उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं। और इस तोड़ने के लिए जिस प्रकार से मानव शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से छोटे जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब उस ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पानी है, ये एक बीकर में मान लीजिए पानी है जिसमें ये कार्बनिक अशुद्धियां हैं और इसमें बैक्टीरिया, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। अब यहां पर जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी उतनी ज्यादा कार्बनिक अशुद्धियों की मात्रा होगी, ये तो क्लियर हो गया। जितना दूषित पानी होगा उतना कार्बनिक पदार्थ उसमें ज्यादा होगा, जिसको खाने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया होंगे। अब जब ज्यादा बैक्टीरिया हैं और ज्यादा अशुद्धियां हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होगी, तभी तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, यानी डिकम्पोज किया जाएगा। क्योंकि पचाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो अब ये ऑक्सीजन क्या होता है कि पानी जो है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व अवस्था में होता है। अब यहां पर जो ये पानी है भले ही दूषित है, इसमें भी ऑक्सीजन मिला होगा। मान लीजिए कि इसमें 5 ग्राम ऑक्सीजन मिला हुआ है। कितना है, 5 ग्राम। यहां पर बीकर में जो मैंने पानी लिया, मान लीजिए 5 ग्राम ऑक्सीजन मिला हुआ है। और यहां पर क्या होता है कि चूंकि ये बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए एक दिन में इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो मिनिमम 5 दिन आपको मेजर करने के लिए रखना ही होगा। 5 दिन में मान लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन इनिशियल स्टेज में था वो घट करके 4.8 ग्राम रह गया, 4.8 ग्राम रह गया 5 दिन बाद, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आया, आप कहेंगे कि 0.2 ग्राम का डिफरेंस आया। और यहाँ जो बीकर में पानी मैंने लिया था वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में मैं मान लिया कि 1 लीटर पानी लेकर के चला था, तो इससे डिवाइड कर देंगे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आप कहेंगे कि 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है।
1000 मिलीलीटर होते हैं। और ये जो वैल्यू आती है इतनी छोटी आती है, इतनी छोटी आती है, देखिए 0.2 में 1000 से भाग दिया गया है। तो इसलिए इतनी छोटी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें एक बड़ी वैल्यू के तौर पर दिखाई दे। अब इसमें पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 पर 6 से गुणा कर देना होगा। अब इससे भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और इससे जब गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 200 पीपीएम। यानी कि इस पानी, जो दूषित पानी है, उसमें जो बीओडी का मान आया वो 200 पीपीएम आया, 200 पीपीएम। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये पानी दूषित है अथवा नहीं दूषित है? तो देखिए इसका लेवल जो होता है वो 5 पीपीएम से नीचे अगर बीओडी का मान आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि वो उतना अशुद्ध पानी नहीं है। लेकिन 5 पीपीएम से अगर ज़्यादा मान आ रहा है तो वो पानी पूरी तरीके से अशुद्ध है, पीने लायक पानी नहीं है। यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया था, 200 पीपीएम आया था, 200 पीपीएम आया था। तो 200 पीपीएम जो है वो अशुद्ध जल को दिखाएगा और ये बीओडी कहलाता है। यानी कि उस जल में ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, ज़्यादा अशुद्धियाँ होने की वजह से, और ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं कार्बनिक, जो एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनको पचाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड है उन कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जितना ज़्यादा अशुद्धि उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया उसको पचाने के लिए या फिर डिकम्पोज करने के लिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड, यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा उतना ही वो पानी अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, कौन सा ऐसा रोग है चारों विकल्पों में से जो कि वायरस से फैलता है? ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया मलेरिया। तो जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये तो वायरस से होता नहीं, मच्छर के काटने से होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रजाति के जो मच्छर होते हैं वो बारिश के मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए दिया गया है कालरा। कालरा जो होता है इसमें मरीज को या बच्चे को उल्टी दस्त आती है और ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, और ये एक तरीके से गंदे पानी की वजह से फैलता है, गंदे पानी में ये बैक्टीरिया रहता है जिसकी वजह से कालरा फैलता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे वायरस के बारे में पूछा गया, विषाणु के बारे में पूछा गया। ठीक है, पहला देखिए दिया गया है टाइफाइड। तो जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो ये भी टाइफाइड जो होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा जुकाम। तो जो जुकाम होता है वो आपका वायरस से फैलता है, वो वायरस से फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जुकाम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए टाइफाइड और कालरा ये दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं और मलेरिया मच्छर से फैलता है। एक ही केवल बीमारी है जुकाम चारों विकल्पों में से जो कि वायरस से फैलता है, यानी कि विषाणु से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए दिया गया है तापमान, पवन, आर्द्रता और वृष्टि। वृष्टि मीन्स बारिश की बात की गई है, वर्षा की बात की गई है। तो वर्षा जो है वो कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि कई वर्ष बिल्कुल वर्षा नहीं होती तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है और कई बार बाढ़, वर्षा की वजह से बाढ़ आ जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वर्षा या फिर वृष्टि इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर पहला जो परत होता है, पहला लेयर, उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद से समताप मंडल, उसके बाद से मध्य मंडल, उसके बाद से आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो ठंडे जैसे कि हवाएं जो होती हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो गैसियस फॉर्म में है, जो ठंडे गैसेज हैं वो जाहिर सी बात है नीचे होंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की तरफ चलते हैं तो 165 किलोमीटर पर, प्रत्येक 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, तापमान कम होने लगता है। ठीक है, तो पहले क्षोभ मंडल पड़ा, तो मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद से समताप मंडल आता है, समताप मंडल में मौसम की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इसमें वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। साथ ही साथ जो ओजोन लेयर होता है वो इसी समताप मंडल में पाया जाता है।
समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर की परत होती है, जो कि पराबैंगनी किरणों, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उनको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जाने से रोकती है और हमें विभिन्न प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं उसको होने से बचाती है। ठीक है, उसके बाद से जब हम लोग ऊपर जाते हैं मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम सभी मंडल में मिलाकर के टेम्परेचर जो सबसे कम होता है वो मध्य मंडल में होता है। यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो कम हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वाले लेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि अगर उस कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे तो टेम्परेचर घटना चाहिए था। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी लेयर में उष्मा रुकेगी या नहीं रुकेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस लेयर में कौन कौन सी गैसेज पाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ा होगा, यानी पृथ्वी की जो किरण आ रही है यहां पर पृथ्वी पर टकराई, उसके बाद से कुछ किरणें वापस जाती हैं, लेकिन कुछ गैसेज की वजह से वो उस किरण को रोक लेती है, यानी कि उष्मा को रोक लेती है ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट की वजह से, इसलिए ये लेयर गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस लेयर में मध्य मंडल में, तो इसमें CO2 गैस पाया जाता है, CO2 गैस, और जो गैसेज होती हैं वो अक्रिय गैसेज होती हैं। अक्रिय गैस क्या होता है? जो कि किसी भी से क्रिया नहीं करता है। जब क्रिया नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उष्मा को रोकेगा नहीं, और उष्मा को रोकेगा नहीं तो वहां पर वो गर्म होगा नहीं वो लेयर। इसके अलावा जो CO2 गैस पाया जाता है वो एक प्रक्रिया होती है, फोटोन प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत जो उष्मा है वो ऊपर वाले लेयर को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पर जो मध्य लेयर था, मध्य मंडल था, मध्य मंडल, उसमें एक तो पहले से ही अक्रिय गैसेज हैं जो कि उष्मा को अवशोषित ही नहीं कर रही हैं। इसके अलावा CO2 गैस जो था, जो फोटॉन प्रक्रिया के अंतर्गत जो उष्मा थोड़ा बहुत रिसीव भी कर रहा था, वो ऊपर वाले लेयर को ट्रांसफर कर देता है। इसलिए ये जो लेयर था मध्य मंडल वो सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है, मध्य मंडल सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये गैसियस एक तरीके से जो उनका प्रभाव है कि उष्मा को वो नहीं रोक पा रही है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में देखा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो ऐसी गैसें जो पृथ्वी पर जब उष्मा सूर्य की किरणें आ रही हैं तो उन किरणों को रोक करके उष्मा को पृथ्वी पर प्रसारित कर देती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। और इस इफेक्ट के लिए जो गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य नाम आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अलावा मीथेन का, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का और CFC का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मीथेन बताया, नाइट्रस ऑक्साइड बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, CFC बताया। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, आर्गन गैस तो बिल्कुल निष्क्रिय गैस है। इसके अलावा एक ही विकल्प बचा मीथेन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई किस वर्ष में हुई? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1973 में। क्यों ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया था? तो भारतवर्ष में बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973, कब? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और इस प्रोजेक्ट का जो शुरुआत हुआ था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, वहां से शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1973 सटीक आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री याम्योत्तर पर खींची गई है? याम्योत्तर का मतलब होता है देशांतर रेखा। जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। तो कोई भी एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से मिलाते हुए दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस प्रकार से खींची गई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो 180 डिग्री यानी जस्ट इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री होगा, तो उस रेखा को क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा दिया गया प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जिसे आप ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए कर्क रेखा दी गई है, तो ये अक्षांश रेखा होता है। 23.5 डिग्री जो
उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, उसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अक्षांश रेखा होता है और प्रश्न हमसे देशांतर रेखा के बारे में पूछा गया है। इसके बाद से देखिए विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको जानना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीन पर आप विश्व का नक्शा देख पा रहे होंगे। विश्व के नक्शे में यहां पर देखिए ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को डिनोट किया गया है और यही रेखा जो इस तरीके से आ रही है इसे ही हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये लाइन सीधी क्यों नहीं है, ये इस प्रकार से तिरछी आड़ी तिरछी क्यों है। थोड़ी देर बाद आपको खुद इसका उत्तर पता चल जाएगा कि ये लाइन सीधी क्यों नहीं होती है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है और इसी की वजह से दिन और रात की घटनाएं होती हैं। अब पूरा एक चक्कर यानी कितना डिग्री घूमेगा, पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री घूम जाएगा और कितने घंटे में घूम रहा है, आप कहेंगे कि 24 घंटे में घूम रहा है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगा तो आप कहेंगे कि 360 में 24 से भाग दे दीजिए। इसको भाग देंगे तो ये 15 बार में जाता है, यानी कि 15 मिनट घूमता है एक घंटे में। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं, जो कि यूके के ग्रीनविच शहर से होकर के जाता है और इसे ही मानक समय माना जाता है, मानक समय। ठीक है, और इसके बाद से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से घूमती है। तो इसलिए जो पूर्व के तरफ देश पड़ेंगे उसमें पहले सुबह हो जाता है और जो पश्चिम में देश पड़ेगा उसमें बाद में सुबह होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमारी इसी तरीके से घूम रही है, यानी इधर वाले देश पहले पड़ जाएंगे, उसके बाद तो ग्रीनविच पड़ेगा ना। हमारी जो इंडिया है, देखिए इंडिया है वो एशिया में पड़ता है और यहाँ से जो मानक समय रेखा इंडिया से होकर के गुजरती है वो कितनी है, 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री और 30 मिनट। अब हम लोग समय कैसे निकालते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 15 मिनट घूमने के लिए 1 घंटे का समय लग रहा है। अब मैं अगर ये निकालना चाहूँ कि 82 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि सीधे तौर पर 82.5 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि 1 गुणे 82.5 डिवाइडेड बाई 15 से जब हम लोग भाग देंगे तो 15 पचे 75 होता है और 75 उसके बाद से अभी कितना शेष बचा है, लगभग 7.5 के आसपास, और 15 का आधा क्या होता है, 7.5, यानी कि सीधे तौर पर 30 मिनट और समझ लीजिए। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि GMT प्लस 5.5 घंटा। अब GMT यही वाला टाइम था जिसे हम लोग 0 घंटा मान करके चलते हैं, 0 घंटा, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से घड़ी शुरू हो रही है और हमारा जो देश है एशिया महाद्वीप में पड़ रहा है, जो कि 82.5 डिग्री 30 मिनट एक तरीके से पूरब में है। और चूंकि सूर्य जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, यानी कि सूर्य की किरण यहाँ पर पहले पहुंच चुकी है इंडिया में। इसीलिए जो GMT है, यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटा समय इंडिया का आगे चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम से जैसे ही हम लोग पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय पहले हो जाएगा इससे। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, या फिर सीधे ऐसे समझिए 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि देखिए ये 0 डिग्री था और ये 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री में कितना घूमेगी, तो आप कहेंगे कि 1 गुणे 180/15, यानी कि टोटल आ जाएगा 12 घंटा। यानी कि 180 डिग्री पूरब की तरफ हम लोग जब चलेंगे इस रेखा पर तो 12 घंटे ये आगे का समय है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर कोई डेट है जो कि 1 जनवरी 2023 था, 1 जनवरी 2023 और रात के 12 बजे, यानी कि 0000 इतना हम लोग डिनोट करेंगे। अब यहां से जब हम लोग इस रेखा पर पहुंच रहे हैं 180 डिग्री वाली रेखा पर, तो इसका मान क्या हो जा रहा है, इसका मान हो रहा है 12 घंटा आगे। यानी कि अब देखिए 1 जनवरी 2023 के रात के 12 बजे से अगले दिन जब हम लोग जाएंगे तो 1 जनवरी 2023 का ही दिन होगा और ये दोपहर के 12 बजे, यानी कि 12 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग पूरब चले थे, अब पश्चिम की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो पश्चिम की तरफ जैसे जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम से इधर जाने पर, पूरब जाने पर समय पहले हो रहा था और इधर जाने पर समय लेट होगा। यानी कि अब देखिए यहां से 0 से जब इधर की तरफ हम लोग चलेंगे तो ये
चूंकि पृथ्वी तो गोल है, लेकिन इसको हम लोग एक फ्लैट पेपर पर इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहां से जब ऐसे घूमते हुए आप आएंगे तो आप इस रेखा पर पहुंच जाएंगे और इधर से भी आएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और इधर से जब 180 डिग्री आएंगे तो ये 12 घंटा यहां पर माइनस हो जाएगा। यहां पर 12 घंटा आगे चल रहा था और यहां पर 12 घंटा माइनस चलेगा। अब यहां पर देखिए 1 जनवरी 2023 से चले थे रात के 12 बजे, और इससे 12 घंटा पहले निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे 12 घंटा पहले निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 31 दिसंबर 2022 का डेट, और दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, यहां पर देखिए इस लाइन के इस तरफ 1 जनवरी 2023 की तिथि है और दोपहर के 12 बज रहा है, और इस लाइन के जस्ट इस तरफ 31 दिसंबर 2023 की तिथि है और दोपहर के 12 बज रहा है। अब इस लाइन के एक तरफ एक दिन पहले है, माफ कीजिएगा, इस लाइन के एक तरफ एक दिन बाद है और इस लाइन के जस्ट एक तरफ एक दिन पहले है, यानी कि सीधे तौर पर इस लाइन पर एक दिन का पूरा गैप हो जा रहा है, एक दिन का पूरा गैप हो जा रहा है। और इसीलिए इसी तिथि, इसी लाइन से हम लोग जो डेट होता है उसका निर्धारण करते हैं, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब आपने देख लिया कि कैसे इस लाइन के एक तरफ एक दिन पहले हो रहा है और एक दिन बाद हो जा रहा है। अब आपके प्रश्न का सवाल मैं जवाब देने जा रहा हूं कि आखिर ये लाइन सीधी क्यों नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को सीधी इस तरीके से खींचता तो ये वाला जो देश पड़ रहा है, इस देश में इधर अलग तारीख होता और इधर अलग तारीख होता। इसी प्रकार से सीधी लाइन इस प्रकार से जाती तो जो छोटे छोटे देश आपको दिख रहे हैं इनमें क्या होता कि आधे भाग में एक अलग तिथि होती और उसके दूसरे भाग में अलग तिथि होती। तो क्या ये एक प्रैक्टिकल हो पाता कि एक ही देश में आधे भाग में 31 दिसंबर की तिथि है और आधे भाग में 1 जनवरी 2023 की तिथि है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए यहां पर ऐसा एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तिथि के लिए लाइन खींची गई है जो कि बिल्कुल समुद्र से जाती हो, जिसमें कोई भी देश ना पड़े, जिसकी वजह से एक देश में दो तिथि ना हो पाए एक ही दिन में। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि जहां जहां पर देश नहीं है उस तरीके से इसको घुमा करके ले जाया गया है ताकि ये जो लाइन पड़े वो समुद्र में पड़े और कोई भी देश इससे प्रभावित ना हो कि एक ही देश में दो तिथियां कैसे हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और क्यों इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि इस तरफ कि कौन सा डेट होगा और इस तरफ कौन सा डेट होगा, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और चूंकि एक ही देश में दो तिथि ना पड़ जाए इसलिए इसको एक तरीके से सीधी नहीं ले जा सकते, समुद्र में देश को बचाते हुए ले जाया गया है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग का अनुपात था वो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थीं। अनुपात क्या था? 943 अनुपात 1000। अब यहां पर देखिए 943 आपको किसी भी विकल्प में नहीं दिखेगा, लेकिन इससे सबसे निकटतम जो है वो 940 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 940 अनुपात 1000। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 943 अनुपात 1000 था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुए जो होते हैं वो मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को ही मल के रूप में त्यागते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें वो रंध्र बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और पानी पूरी तरीके से मिट्टी में समाहित हो सकती है और एक तरीके से उर्वरक शक्ति जो होती है मिट्टी की वो बढ़ जाती है। इसीलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो वृक्षों के कटाव के विरुद्ध सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से ये नेतृत्व प्रारंभ हुआ था, यानी कि ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये इथोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें नियोलॉजी की तो इसमें
तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जीवों के व्यवहार के बारे में बात की गई थी। पहला विकल्प जो दिया गया है ईटियोलॉजी, तो इसमें रोगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। नियोलॉजी पहले ही गलत हो चुका है। और अगर बात करें डेमोलॉजी की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्टिविटीज और बिहेवियर का जो अध्ययन होता है वो डेमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। एक ही विकल्प बचा इथियोलॉजी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री शैवाल जो होता है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और शैवालों के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से जो लेमिनेरिया और सीवार शैवाल जो होता है, लेमिनेरिया और सीवार शैवाल, उसमें आयोडीन प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से लोग घेंघे के शिकार हो जाते हैं, घेंघा रोग का, जिसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था शैक यानी कि लाइकेन है। तो लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है। सहजीवी क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु या फिर जीव जो साथ रह रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। तो लाइकेन हमारा सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सीएनजी, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। तो ये वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है। अब दोनों तो टिक करेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया वाहनों एवं उद्योगों में, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। देखिए, आपको जब प्राइमरी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बच्चे की मेंटल स्टेज को भी ध्यान में रखना होगा। बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं और यहाँ पर खेल के माध्यम से ही सीखेंगे या फिर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेंगे। अब पर्यावरण बच्चा अपने परिवेश में डायरेक्टली जोड़ करके देखता है, यानी कि जो कुछ भी वो परिवेश में देख रहा है उसके माध्यम से वो अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक है, अब परिवेश में यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देखे, और प्रत्यक्ष तौर पर किस में देखेगा? देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है व्याख्यान। व्याख्यान जो होता है वो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए निगेटिव माना जाता है। जैसे कि आप हायर क्लासेस की बात करें, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, तो वहाँ पर कोई लेक्चरर है, वो कक्षा में आकर के लेक्चर दे करके चले जाएंगे तो वो वहाँ पर चलेगा। लेकिन बच्चे प्राइमरी स्तर पे हैं, यहाँ के बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे। जब तक आप बच्चे को सक्रिय नहीं रखेंगे, यानी बच्चा जब तक खुद करके नहीं सीखेगा तब तक उसका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए व्याख्यान जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। विकल्प गलत हो गया। समूह वार्तालाप, समूह वार्तालाप की बात की गई है। तो किसी भी मुद्दे पर बच्चे जब उसके बारे में देखे रहेंगे तभी तो चर्चा कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने कुछ एक ऐसी वस्तु देखी ही नहीं है जिसके बारे में मैं आपको समूह चर्चा के लिए बोलूं, तो क्या आप उस पर ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस चीज को देखे नहीं रहेंगे प्रत्यक्ष तौर पर, तब तक आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पर्यावरण जिसके बारे में बच्चे को जागरूक करना है, अगर बच्चा उसके बारे में नहीं जानता है तो डायरेक्टली उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकता है? इसलिए यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से दिया गया अध्ययन, तो बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, वो खुद से नहीं पढ़ेंगे, उनको आपको खेल के माध्यम से या फिर गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना होगा। तो अध्ययन बच्चे खुद नहीं करेंगे, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण में क्या होता है कि बच्चे को अपने परिवेश को देखने समझने का मौका मिलता है प्रत्यक्ष तौर पर, और यहां पर जब बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देखेगा तब निश्चित तौर पर अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, उनको एक तरीके से अवशोषित कर लेती है। और ये ओजोन परत कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में पाए जाते हैं, ये परत फैले होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह। अब कोई भी जीव स्तनधारी कैसे डिसाइड होता है? जब कोई बच्चे डायरेक्टली पैदा करते हैं तो उसे हम लोग स्तनधारी कहते हैं। जैसे मानव अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे डायरेक्टली जन्म देते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तनधारी। और चमगादड़ को भी इसीलिए स्तनधारी बोलते हैं क्योंकि ये अंडे ना दे करके डायरेक्टली बच्चे जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था
पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा दिया गया चीज़ें जो हमें घेरती हैं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद से दिया गया समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। पहला देखिए ए बायोटिक और बायोटिक घटक यानी कि जैविक और अजैविक घटक की बात की गई है। तो जो भी चीज़ें हमें घेरी हुई हैं, जैसे मनुष्य भी तो हमारे आसपास है तो वो जैविक घटक हो गया, जानवर हमारे आसपास है तो वो भी जैविक घटक हो गया। इसके अलावा पहाड़ हो गया, नदियां हो गई तो वो अजैविक घटक हो जाएगा, मृदा हो गया, वायु हो गया, ये अजैविक घटक है। तो जो भी चीज़ें हमें घेरी हुई हैं उनको हम लोग जैविक और अजैविक में बांट सकते हैं, और ये ज़्यादा ब्रॉड सेंस में है, ये ज़्यादा ब्रॉड सेंस में ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पहले से इसमें इंक्लूडेड था, इसलिए ये संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया UNFPA। तो UNFPA जो है वो UN जनरल असेंबली का एक सहायक अंग है, और ये संस्था जो होती है वो प्रजनन अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच तक समर्थ करने के लिए काम करती है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे वन्य जीव संरक्षण के बारे में पूछा गया था। दूसरा दिया गया था UNDP। तो UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के, इसका पूरा फुल फॉर्म है, और ये जो है वो अल्प विकसित देश यानी कि जो कम विकसित देश है उनको सहायता पर जोर देने के साथ विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करती है। तो ये भी वन्य जीव संरक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को जो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य जो होता है वो शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा WHO। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि WHO जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, जो कि आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में इनके द्वारा सभी देशों को सुझाव दिए जा रहे थे। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के बारे में पूछा गया है। अब आपको लगेगा कि यार चारों विकल्प गलत है, तो बिल्कुल सही बात है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कि यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करता था, उनके द्वारा चारों विकल्प गलत दिए गए हैं, और इसलिए इस प्रश्न के सापेक्ष आंसर की में स्टार लगा हुआ है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि चारों विकल्प ही गलत हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट उत्तर जो होगा वो हो जाएगा IUCN। क्या हो जाएगा? IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर IUCN यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, और यही इसका सटीक उत्तर था, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, यानी कि जब आर्टिफिशियल रेन कराना होता है तो मेघ बीजन, बीज मतलब क्या होता है? बीज बोना, और मेघ यानी कि मेघ मीन्स बारिश कराने के लिए जो आप पौधे बो रहे हैं, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो कौन सा रसायन प्रयोग किया जाएगा, कौन सा केमिकल? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जहां पर बारिश करानी होती है वहां पर हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है वायु की दिशा के विपरीत दिशा में, इससे वहां पर कृत्रिम रूप से बारिश हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जो होता है वो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि 16 सितंबर 1987 को, ध्यान दीजिए, 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि इसी डेट में किया गया था, इसीलिए इस तिथि को ही अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो ये वन और वन्य उत्पाद से संबंधित है। विकल्प नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये चंदौली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है?
तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है हाथी। तो हाथी जो होते हैं वो उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इसी तरीके से बकरी की बात करें तो ये भी घास फूस पर निर्भर करती है, पत्तियों पर निर्भर करती है, तो ये भी हमारा प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करें शेर का तो वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रश्न हमसे द्वितीय श्रेणी के बारे में पूछा गया था, तो उत्तर हो जाएगा सांप, क्योंकि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि पत्तियों को खाते हैं, टिड्डे हो गए, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, तो उनको सांप खा जाता है, तो ये द्वितीय श्रेणी का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ पर होती है? तो झूम खेती जो होती है वो आपका मेघालय में होता है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर विकल्प में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर ये सभी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो प्रमुख राज्य हैं, मैंने आपको बताया मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तो इन सभी में झूम खेती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये पहाड़ी और पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में ही ये ज़्यादा झूम खेती होती है। इसमें क्या होता है कि जो एक तरीके से वन होते हैं उनकी कटाई करके वहाँ पर खेत को जोत करके उसे उपजाऊ बना करके उसका प्रयोग किया जाता है, और जैसे ही उसकी उस मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ के लोग उसे छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं। तो इसे ही हम लोग झूम खेती कहते हैं, और ये कहाँ पर होगा? दिए गए विकल्प के अनुसार मेघालय इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसे शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बर्फ होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो एक तरीके से तरल में नहीं बदलती। जैसे कि आप पानी का बर्फ लेंगे, जब उसको पिघलाएंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, लेकिन जो शुष्क बर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पानी में ना बदल करके डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के ईबीएस पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं अलग अलग वर्षों को मिलाकर के, सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।